नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य को लेकर बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है। भारत में हम ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन युवा किधर जा रहा है, युवा की समस्या क्या है और युवा नौकरी की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक रेगुलेशन जारी किया है। उस रेगुलेशन में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए वो बताया है। अभी तो हम लोगों ने देखा ही था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि छोटे बच्चे जो 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं के हैं या उससे छोटे हैं, उन बच्चों को आश्वासन दिया जा सके। मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा को ध्यान में रखते हुए या उस कार्यक्रम में ही ये सदैव बताया है कि टारगेट मत बनाओ, पढ़ो। पढ़ने का ना दुख हो, ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा वो हो। यानी कि अगर आपके नंबर कम आते हैं तो माँ बाप को भी वो गाइड करते हैं लगातार कि माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि कोई ऐसा काम ना करें या बच्चे को डांटें नहीं। बच्चे के नंबर कम आते हैं तो भी उसको डांटना नहीं, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए और जो उनके पास शक्ति है उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। इसी को मुझे लगता है कि ये ध्यान रखा गया है। आपको याद होगा कि मुखर्जी नगर में जब केंद्र की सरकार बनी थी तो 2014 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और मुखर्जी नगर दिल्ली के आंदोलन को पूरे देश में फैलाया गया था। प्रदर्शन किए गए थे और उन प्रदर्शनों में कुछ हताहत भी हुए थे और सवाल ये था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम सरल किया जाए। केंद्र सरकार ने उस समय थोड़ी बहुत जो कमियां रही होंगी उनको सही कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एग्ज़ाम को कभी हल्का नहीं होने दिया, क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी चाहिए। अब कोई कहता है नहीं मेरा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो ये विषय नहीं होता। विषय ये है कि आप मैदान में कूदे हैं और मैदान में आप एग्जामिनर के पैटर्न के साथ चलिए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूटों का ये जो आजकल आप एक वीडियोबाज मैं कहूँ कि वो वायरल करते घूमते हैं कि संघ क्या, ये क्या और सरकार क्या, मोदी सरकार क्या और उनके क्या विचार हैं, और बहुत सारे, क्योंकि 370 का मैंने उनका वीडियो सुना था क्लासरूम का ही, उसमें बहुत सारा डेटा गलत था जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय जो आया है उसको अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो कितना गलत बोल रहे थे। अब वीडियो वायरल करने का उनका शौक है, करते हैं। इन इंस्टीट्यूटों ने उस समय मुखर्जी नगर में हो रहे आंदोलन को स्पॉन्सर किया था, क्योंकि सिलेक्शन कोई हो नहीं रहा था। मैं तो मुखर्जी नगर में ही था, सिलेक्शन कोई हो नहीं रहा था इन लोगों का, और परिणाम निकला कि बच्चा कैसे स्वाभाविक रूप से कहेगा, परिवार भी कहेंगे, और सिलेक्शन नहीं होने का मतलब ये निकला था कि भाई ये स्पॉन्सर करके आंदोलन बड़ा कर दिया गया, अपनी जो लायबिलिटी थी वो सरकार पर लाद दी गई। इस विषय पर और जो बड़ा काम हुआ था वो ये होना शुरू हुआ, वो ये हुआ कि इंटरव्यू गाइडलाइंस प्रोग्राम सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने लगे लगभग। अब वो कहीं से भी पढ़कर आया हो और फ्री में चलाते हैं, उसके रहने खाने की भी व्यवस्था करते हैं, उसको तो फूल मालाएं पहनाते हैं। अब कोई इस आर्थिक युग में फ्री में क्यों कर रहा है और क्यों आपके ऊपर खर्चा कर रहा है? इसका मतलब है कि आपके डेटा का मिसयूज़ करेगा। तो वो फॉर्म भरवा कर डेटा इकट्ठा कर लिया और डेटा इकट्ठा करके उसमें जब रिजल्ट आए तो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर, चूँकि अच्छी कमाई है तो होल्डिंग पोस्टर लगाकर ये सिद्ध करना कि क्या है। जी न्यूज़ कह रहा हूँ, आज तक ने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम में आज तक ने ये कहने की कोशिश की थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपना रिजल्ट लगा रहे हैं इसके साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके फेल कितने हुए। यानी कि अगर 5,000 बच्चे पढ़ाए साल भर में और आपके 50 सिलेक्शन हुए तो आप सोच लीजिए कि कितने % हो गए। अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो 1% भी अगर कहोगे तो 5,000 होने चाहिए थे। इसका मतलब हो गया 0.001%। अब अगर किसी इंस्टीट्यूट का 0.001% रिजल्ट है तो ये रिजल्ट है क्या? इतने बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे तो ये सोचकर कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता वो कोचिंगों को ज्वाइन करते हैं
कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, पता नहीं वो क्या करवा रहे होंगे, उनको पता नहीं है कि उनके चूँकि गार्जियंस भी उस लेवल के नहीं हैं, कोई गाइड नहीं मिल पाया, इसलिए उनको पता नहीं होता, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। और 10% में मान के चलता हूँ कि क्रीम आती भी है, 1% भी अगर क्रीम आती होगी तो 5 लाख में से 5,000 अच्छे बच्चे आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको गलत टेक्नोलॉजी पढ़ाकर, गलत चीज़ पढ़ाकर, खासतौर से साहित्य के जो विषय हैं, और मैं लीगल लॉ की बात करता हूँ, उसको फेल्योर की कैटेगरी में डाल दिया। और अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 साल से पढ़ा रहा है 5,000 बच्चे, तो उसके 25,000 हो गए। 25,000 बच्चों में से 20,000 ने एग्ज़ाम दिया होगा। 20,000 में से अगर 50 सिलेक्शन होते हैं, 500 सिलेक्शन भी होते हैं, तो भी कितना खराब रिजल्ट है। तो आज तक का कहना था कि इन इंस्टीट्यूटों का ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए जो ये भी बताएं कि उनके कितने फेल हुए, और भ्रामक विज्ञापन, गारंटी, ये वो सब ना करें। केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी और एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन जारी कर दिया। इस रेगुलेशन को अगर मैं कहूँ कि अभी वो पूरा नहीं हो पाया, मतलब जो उसको करना चाहिए था, जो रेगुलेशन में होना चाहिए था, वो मुझे लगता है अभी नहीं हो पाया है। जो चूँकि मैं उसी इंडस्ट्री का, उसी फील्ड का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। हालांकि अच्छा किया है, देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो जमावड़ा है वो दिल्ली है, वो कोटा है, वो कानपुर है। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो कोटा और कानपुर है। इधर अगर चले जाएं तो पटना में है, इलाहाबाद में है, और चले जाइए इस दक्षिण में तो पूना में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, या उड़ीसा में भुवनेश्वर वगैरह में है यहाँ, और उधर कोलकाता में भी छोटी मोटी इंडस्ट्री है। तो कुल मिलाकर ये स्थान है जहाँ देश भर का बच्चा पढ़ने आता है। अब केंद्र सरकार ने उस समय आईआईटी ने एक काम किया था कि 20 साल की एज लिमिट फिक्स कर दी थी कि आप 12वीं पास करेंगे, और 12वीं पास करने के 2 साल के अंदर ही आपको एग्ज़ाम देना है, और ये वो इसलिए क्योंकि मालूम पड़ा कि 30 साल तक वो तैयारी करता रहता था, तो नया बच्चा फ्रेशर होता था, उससे वो 10 साल 5 साल जो तैयारी कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, उसके कंपैरेटिवली दूसरे रास्ते में चला जाएगा। तो फिर उसका परिणाम ये निकला कि रास्ता ये निकाली कि 8वीं 9वीं क्रॉस करे और कोचिंग में ले जाओ। अब इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ से वो कोटा में, कानपुर में, इलाहाबाद में या दिल्ली में कैसे गया। अगर वो पढ़ रहा है 9वीं 10वीं क्लास में, एडमिशन उसका है, तो वो वहाँ गया कैसे, क्योंकि 75% अटेंडेंस चाहिए। तो उस विद्यालय पर भी प्रश्न खड़े होने चाहिए जिस विद्यालय का वो स्टूडेंट है कि भाई आपने कैसे इसको एग्ज़ाम देने दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी की पूरी देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि एग्ज़ाम में जो आता है वो वही आता है जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, किताबें तो वही हैं। क्या स्कूल में इतने सारे टीचर हर विषय के स्पेशलिस्ट वो नहीं करवा सकते जो कोचिंग इंस्टीट्यूटों में करवाया जा रहा है? इसका मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट तभी चल रहे हैं जब हमारे विद्यालय अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो चाहे कॉन्वेंट हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय, कोई भी हो, वो अच्छा नहीं कर पा रहे, इसलिए तो कोचिंग में जा रहा है। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन स्कूलों में जो टीचर हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पर क्या काम होना चाहिए? अगर उस पर काम हो जाए तो फिर क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप होंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप होने का मतलब है कि स्कूल फेल हो रहे हैं, तभी कोचिंग डेवलप हो रही है। लेकिन इन लोगों ने जो 8वीं 9वीं के बाद स्कूल से बच्चा सीधा कोचिंग में चला गया, उसके लिए सरकार ने रेगुलेशन कर दिया कि भाई 16 वर्ष से कम आयु का तो कोचिंग जा ही नहीं सकता। मिसलीडिंग प्रॉमिस या विज्ञापन नहीं कर सकते आप लोग। जो ट्यूटर है, जो पढ़ाने वाला है, उसकी क्वालिफिकेशन तय करो ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बहुत नॉलेज नहीं होती, खुद भी पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन सब खड़े कर देते हैं। और ये जो आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं कानपुर में एक इंस्टीट्यूट को जानता हूँ, वो किसी सज्जन ने उसको विकसित किया। आज उनके साले, साली, भाई, बंधु सब पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? किताब खोली, नोट्स बना हुआ है, लिखवाना शुरू कर दिया, बोले जाओ पढ़ो जाके। अब ये इतनी महंगी फीसें देकर ये करने आए थे क्या? तो नोट्स तो बाजार में भी मिल जाता है। लेकिन विज्ञापन इतने भ्रामक होते हैं और इतने सिलेक्शन शो कर दिए जाते हैं खरीद कर कि अपने आप आकर्षण होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार ने कहा आप ये इनको बंद कर दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर, अगर आप नहीं मानते हैं,
और उसको ज़बरदस्ती फीस लेते हैं, फीस ज़्यादा लेते हैं तो 1 लाख रुपए की पहली बार में पेनल्टी लगाएंगे, और भी ज़्यादा करते हैं तो और करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी जो वो पब्लिकेशन करता है, पब्लिकेशन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन नहीं करेगा। मेंटल वेलफेयर के लिए स्टूडेंट उसकी कोचिंग में अटेंड करें, कोचिंग सेंटर्स में मेंटल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उसको चेक करवाना है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं है। उसका कारण है कि कोटा में 2023 में 2 दर्जन के लगभग बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कानपुर में भी खूब होती है, वो भी कानपुर भी बड़ा सेंटर है इस विषय पर, और ये सब जगह होता है। बच्चे आत्महत्या करते हैं क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला उसको पिलाना चाहता है, उसको घुसेड़ना चाहता है। अच्छा, ये जो घुसेड़ना जबरदस्ती रटवाते हैं, ये वो लोग रटवाते हैं जिनको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएं तो उसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन हमारे लॉ के जो क्लासेस होते हैं, आम आदमी भी, आप लोग सुनेंगे तो आप कमेंट करिएगा, आम आदमी भी कानून, चूंकि मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर वही डालता हूं जो आम आदमी के लिए है, लेकिन तरीका वही है। तो वो उस तरीके से जब सब्जेक्ट को उठाया जाए तो वो एक बार में सुनकर कन्फर्म हो जाएगा, उसको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, आप क्यों उस पर प्रेशर डालें। उसने टीचर को सुनने के बाद ही 80% चीज़ें कंफर्म हो गई। अब उसको केवल उनको ध्यान में रखना है, बहुत क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कानून में तो खासतौर से मैं जानता हूं कि कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसलिए होता है कि नीचे से मालूम पड़ा कि कोर्ट से केस चलता 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जिस सेक्शन के तहत, जिस कानून के तहत आया, वो कानून ही कभी कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है। तो जिस कानून के नीचे पालन किया जा रहा वो भी तो किस आधार पर करता है, तो वो करता है बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सरकार कर दे और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है, एनजेसी उसका इलस्ट्रेशन है। किस आधार पर? कॉन्सेप्ट। तो कानून का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट कोई ऐसे नहीं बनाया कि आप रट लीजिए, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर टीचर पढ़ाना जानता तो फिर किसी को रटने की और उसको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ ये आत्महत्याएं हो रही हैं, जहाँ कोचिंग ज़बरदस्ती का ये काम किया जा रहा है, वहाँ पर भी टीचर अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो वेलफेयर के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूटों को उन्होंने कहा कि वेबसाइट अपनी मेंटेन करिए, उस पर ट्यूटर्स की डिटेल डालिए, क्वालिफिकेशंस डालिए, कोर्स, करिकुलम, ड्यूरेशन, साथ में कह दिया हॉस्टल फैसिलिटी, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, विद इन 3 मंथ, अगले 3 महीने के अंदर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके अपनी बेसिक प्रोस्पेक्टस छापना पड़ेगा, वो प्रोस्पेक्टस आपको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। तो एवे नहीं आप कहीं भी चल दिए। साथ में उन्होंने कहा कि एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि 5 घंटे से ज़्यादा कोचिंग में कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। मेरा अभी जो मॉनिटर करने का इन्होंने पूरा रेगुलेशन किया है, उसमें मेरा मानना यह है कि इस विषय पर एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास कितने एडमिशन थे और कितने फेल हो गए, ये भी वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे। आप बताइए, हमने 5000 बच्चे पढ़ाए और मेरे 50 सिलेक्शन केवल हुए। और आपको मैं कहता हूं कि जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका बना 5 साल से 10 साल से, तब से डेटा मेंटेन उस पर परमानेंट करना पड़ेगा कि पिछले साल कितने हुए थे, उसके बाद कितने हुए, और ये बताना पड़ेगा कि कितने बच्चों ने इसमें से एग्ज़ाम दिया। हो सकता है आपके पास डेटा ना पहुंचे कि एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया, लेकिन फिर भी। दूसरी बात ये भी है कि जो क्लास पढ़ाए, वो मुझे लगता है पढ़ाई हुई क्लास भी एक पार्टिकुलर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा तो बच्चा होता है। इस बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है ये वो नहीं जानता, वो तो भ्रामक विज्ञापन देखकर वहां पर पहुंचा, और माँ बाप का प्रेशर था, समाज में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उसकी मतलब वो कोशिश कर रहा था, वो क्रेज बना दिया गया था। तो ऐसे बच्चे को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, यही है इनका उद्देश्य। तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि वो जो लेक्चर हैं उनमें से कुछ लेक्चर अट्रेंडम वेबसाइट पर भले ही सेव करके रखे जाएं,
उसके लेक्चर्स अटेंडम किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिखाने के लिए भेजा जाए कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं और कितनी गहराई से पढ़ा रहे हैं। इसलिए नहीं कि सरकार को कुछ करना, इसलिए क्योंकि वाकई में आप जो पढ़ा रहे हो उसमें जो 10% स्वाभाविक बच्चा आता है वो 10% रिजल्ट नहीं दे रहा, 0.001% दे रहा है, यानी कि उससे भी 1000 गुना कम दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गलत पढ़ाया जा रहा है। मैं साधुवाद करता हूं केंद्र सरकार को जिसने ये रेगुलेशन जारी किया है, लेकिन इसको मुझे लगता है डेवलप करने की आवश्यकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इसके पूरे कानून को बनाने की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं बनेगा मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कंट्रोल हो भी सकता है। उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसा हो चुका है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर करवाए गए थे, बाद में कुछ नहीं, आज ऐसे चल रहा है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट होनी चाहिए, उस वेबसाइट पर उसने जो क्लास में लेक्चर पढ़ाया वो या तो ऐप पर या उस पर जाना चाहिए जो पेरेंट भी एक्सेस कर सके, तो पता लगेगा कि वाकई में ये पढ़ा क्या रहे हैं, गलत तो नहीं कहीं करवा रहे हैं, जबरदस्ती भ्रामक विज्ञापनों की वजह से पैसा घसीट रहे हो लेकिन कहीं वहां गलत तो नहीं हो रहा, ताकि गार्जियन भी अपने बच्चे को एक्सेस कर सके। जैसा कि आजकल छोटे बच्चों के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं और पेरेंट्स के हाथ में उसका एक्सेस दे दिया गया है कि पेरेंट कभी भी अपने बच्चे को क्लास में देख सकता है और क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी देख सकता है। ऐसा कुछ मुझे लगता है अभी और करने की आवश्यकता है। डिजिटल युग में उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है, तब ये सही होगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे शिक्षा विभाग पर इस समय प्रश्न है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जितना आए सही आए, इसलिए अभी के लिए तो साधुवाद कहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इसको और विकसित करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।